ओके आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो भी आपका टेस्ट है उसमें आई थिंक 2 चैप्टर्स आने वाले हैं ना आपको। बट अभी हम लोगों ने कितना चैप्टर कंप्लीट किया? 1 चैप्टर। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो जहां तक जावास्क्रिप्ट का पर्टिकुलर पॉइंट कवर होगा सिर्फ उतने में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं ही निकालूंगी, तो जितना हमारा पढ़ा के हो चुका होगा सिर्फ उसमें से क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन बैंक की आई थिंक जरूरत नहीं है। जो बुक के बैक साइड में जो है क्वेश्चंस फिलहाल आपको यूनिट टेस्ट के लिए चाहिए ना, तो आप उसमें से रेफर कीजिए। टर्म के लिए तो आप उसमें से रेफर कीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें है। ठीक है, हम लोगों ने HTML पढ़ लिया। तो जो HTML है, HTML के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं या फिर उसके वर्जन्स बोल सकते हैं आप लोग। वर्जन होता है ना किसी भी चीज के लिए। विंडोज था पहले विंडोज 8 था, फिर 9 था, फिर 10 आया, फिर अभी विंडोज 11 चल रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। तो जो नॉर्मल HTML है, HTML के जो कुछ टैग्स है वो सपोर्टिव नहीं थे ब्राउजर के लिए। तो HTML का नेक्स्ट वर्जन जो आया वो आया HTML5। HTML5 एंड विद इन योर सिलेबस हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो कौन सा वर्जन पढ़ा? HTML5। एंड नॉर्मल HTML एंड HTML5 में क्या डिफरेंस है? तो आपको यहां पर ऐड करना है डॉक टाइप एंड यहां पर लिखना है HTML। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मार्क देना है पहले, उसके बाद लिखना है डॉक टाइप। डॉक टाइप स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। मीन्स आप नीचे जितना भी कोडिंग लिखने वाले हैं, स्टार्टिंग ऑफ HTML, एंडिंग ऑफ HTML एंड सो ऑन। ठीक है, आप जितना भी कोडिंग लिखोगे तो उसका जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो क्या है? HTML। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज द HTML5 डॉक्यूमेंट? बाय इंक्लूडिंग दिस सेंटेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोडिंग। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। Okay, now read the first sentence. The dash element is a starting element in an HTML. It indicates that document type definition being used by the document. जो मैंने अभी बताया आपको सेम वही वाला आएगा। एक्सप्लेनेटरी मार्क देना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML। ठीक है, अब जहां पे एलिमेंट वर्ड यूज किया है ना, तो हम लोग टैग बोल रहे हैं ना, तो बहुत सी जगह पे जो क्वेश्चन आया है वहां पे एलिमेंट वर्ड यूज किया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एलिमेंट मीन्स वहां पे आपको क्या लिखना है? टैग ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश टैग। डैश इज अ टैग इन HTML that describes some aspect of content of a web page. Yes, मेटा। मैंने बताया था ना आपको कि मेटा टैग क्या डिस्प्ले करेगा? जो आपने पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर कंटेंट डाल के रखा है, उस पर्टिकुलर कंटेंट को वो मेटा टैग क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ मेटा टैग? मेटा टैग इज यूज इन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आपने वेबसाइट डिजाइन किया है वो टॉप मोस्ट में क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए सर्च ऑप्शन में। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? मेटा टैग। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन। द डैश टैग इज अ टैग in HTML that describes some aspects of content of web page, है ना, content of web page। तो how many attributes of meta tag याद आ रहे हैं आपको? How many attributes of meta tag? How many these? Name these. First one is name, content, charset and HTTP equivalence. And HTTP equivalence के लिए फिर से 4 values थी। First value is refresh, second one is set cookies, third one is content type and fourth one is expires। ठीक है, ये समझ में आ गया। और कंटेंट में हम लोग मोस्टली क्या लिख रहे थे? आंसर।
जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना उसके आगे उसका आंसर अगर हमें लिखना है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कंटेंट एट्रीब्यूट में। नाउ रीड द थर्ड क्वेश्चन, द OL टैग डिफाइंस एंड, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा मेटा, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। An unordered list created using the dash tag UL. The dash element creates the inline frame I frame, ठीक है, क्या आएगा, I frame। ये लास्ट लेक्चर में देखा ना अभी हम लोगों ने, I frame। The next one is dash tag is used to specify video on an HTML document। वीडियो टैग ये कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो टैग, उन्होंने टैग पूछा है, सोर्स क्या है, SRC क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है, वीडियो टैग। नेक्स्ट वन, इफ अ वेब डेवलपर वांट्स टू ऐड द डिस्क्रिप्शन टू एन इमेज he must be use dash attribute of image tag, alt attribute, ठीक है, मैंने बताया था ये आपको कि ये बहुत बार पूछा जाता है, alt attribute। नेक्स्ट वन इज द dash property is used to set the position for an element। कौन सी प्रॉपर्टी थी, position। how many possible values for position property, पोजीशन प्रॉपर्टी का कौन सा वैल्यूज हम लोगों ने लिया था, स्टैटिक, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। याद आ रहा है ना, अभी क्वेश्चनिंग कैसे पूछे जाएगा ये समझ में आ रहा है, पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट, द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द डैश ऑफ कंटेंट। यस, फ्लो ऑफ कंटेंट, ये फ्लो दिखाता है ना कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपको कहां पे रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है या फिर राइट साइड में रखना है। 3 पॉसिबल वैल्यूज थी, कौन सी थी, लेफ्ट, राइट एंड नन, है ना। हम लोगों ने इमेज लिया था, याद आ रहा है, एग्जांपल इमेज लिया था और इमेज के साइड में अगर लेफ्ट साइड, इमेज को मुझे लेफ्ट साइड में रखना है और उसके सामने कंटेंट डिस्प्ले करना है तो हम लोगों ने यूज किया था फ्लोट प्रॉपर्टी, लेफ्ट, राइट एंड नन। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड विथ एलिमेंट दैट ओवरलैप विथ ईच अदर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, जहां पर ओवरलैप हो रहा है उन्होंने क्या बोला है, सुनो क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन रीड करो। डैश इज यूज्ड विथ एलिमेंट दैट ओवरलैप विथ ईच अदर। अगर एलिमेंट ओवरलैप हो रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे, आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से रीड करो। डैश इज यूज्ड विथ द एलिमेंट दैट ओवरलैप विथ ईच अदर। अगर कंटेंट ओवरलैप हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे। अब देखो जो डिफरेंट आंसर्स हैं, 2 टाइप्स के आंसर दिए उन्होंने। 1 आंसर हो सकता है आप पोजीशन लिख दो सिर्फ यहाँ पे कि हमें क्या यूज करना है, पोजीशन यूज करना है, या फिर आप स्पेसिफिक वहां पे डाल सकते हो कि हम लोगों ने कौन सा पोजीशन देखा था, रिलेटिव। दोनों भी आंसर कैसे आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टी का नेम नहीं पूछा है ना कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो हम लोग डायरेक्टली पोजीशन भी डाल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया तो हम लोग ये ओवरलैपिंग कंटेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। व्हाई द कंटेंट गेट्स ओवरलैप एंड विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलैपिंग, विच प्रॉपर्टी वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलैपिंग, कौन सी प्रॉपर्टी थी। आप तो बोल रहे थे हम लोग पढ़ाई करके आएंगे, कल लेना। क्यों हो रहा था ओवरलैपिंग, एंड विच प्रॉपर्टी वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलैपिंग, एब्सोल्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी से ओवरलैप हो रहा था, एब्सोल्यूट। क्यों ओवरलैप हो रहा था, बिकॉज सेम था, बट रिलेटिव में भी हम लोगों ने सेम दिया।
यस एकदम बराबर। जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दिया था ना, वो नंबर ऑफ पिक्सेल्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट कहाँ से काउंट करेगा? बॉर्डर से। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विंडो है ना आपका, वहां की जो बॉर्डर है वहीं से वो काउंट करेगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो अगर हम लोगों ने पिक्सल सेम दे दिए तो वो एक के ऊपर एक क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। बट रिलेटिव में क्या करेगा? जो उसका पोजीशन है वो प्रीवियस एलिमेंट से थोड़ा नीचे करके क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? द नेक्स्ट वन, अच्छा ये हो गए। देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो सेम ऐसे ही आएगा आपको। फर्स्ट होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड होगा ट्रू एंड फॉल्स। रीड द फर्स्ट। HTML इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये तो हम लोगों ने कहीं पे कुछ पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना। देन व्हाट इज द HTML? हम लोगों ने HTML पढ़ा कि HTML इज यूज फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, है ना। वेब पेज का जो है वो सिर्फ क्या करेगा? डिजाइनिंग करेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स व्हाट, कि जहां पर सारी कोडिंग जो है वो रिलेटेड विथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। And any programming language is said to object-oriented programming language if it follows some features. अगर कोई भी लैंग्वेज ये 10 फीचर्स को फॉलो करते हैं तो ही हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब वो कौन से 10 फीचर्स हैं आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको नेम बता रही हूँ। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल दीज आर द कंसेप्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर ये सारे के सारे फीचर्स वो फॉलो करती है तब। बट HTML डज नॉट फॉलो एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, दैट्स व्हाई HTML इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कौन से लैंग्वेजेस के नाम सुने? जावा सुना है आपने? तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ सुना है? C++ is also object oriented programming language, but the difference is that C++ is not purely object oriented programming language, but Java is purely object oriented programming language. ठीक है, जो 10 फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ नेम से, तो उसमें से C++ जो है मोस्ट ऑफ द फीचर्स फॉलो करती है बट ऑल फीचर्स फॉलो नहीं करती है। दैट्स व्हाई C++ is also a object oriented programming language but not fully object oriented, but Java is purely object oriented programming language. अब आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अगर जहां पे जरूरत होगी कि उस फीचर्स को आपको बताने की जरूरत है तो मैं आपको ईच एंड एवरी फीचर्स वहां पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फीचर है, मैंने आपको अभी प्रोनाउंस किया, इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग, हाँ, लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं पूछ रही हूँ आपको। व्हाट इज इनहेरिटेंस? अच्छा, इनहेरिटेंस वर्ड यूज नहीं किया होगा, उसमें से छोटा सा पार्ट आपने हेरिडेटरी यूज किया होगा, है ना, सुना है ना हेरिडेटरी। तो इनहेरिटेंस, हेरिडेटरी, ये थोड़े से सेम वर्ड है। तो इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, कि जो कुछ भी पहले से बिल्ट इन कोड है उसी कोड को आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, मीन्स रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ऑलरेडी जो कोड बिल्ट इन है, जो ऑलरेडी कोड हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है, जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला है वो उसी कोड को एज इट इज डायरेक्टली क्या कर लेगा? यूज कर लेगा, एंड आफ्टर दैट एडिंग सम एक्स्ट्रा फीचर्स इनटू दैट पर्टिकुलर कोड। जो कोड उन्होंने एक्सेस किया है उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा टू जनरेट अ न्यू कोड। दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, ऑलरेडी पहले से जो बिल्टअप है उसमें से आप कोड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें आपका खुद का जो पर्टिकुलर कोड है वो ऐड कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, जो चाइल्ड होते हैं उनमें पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्ट इन आती हैं और कुछ उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटरी। तो ये वाला कंसेप्ट जहां पे यूज होता है, ये दैट वन इज द वन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट HTML में हम लोग ये कुछ भी यूज नहीं करें, मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया, ऐसे 10 फीचर्स हैं। ठीक है, तो HTML इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज फॉल्स। सेकेंड, कैरसेट इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर एनकोडिंग डिक्लेरेशन, राइट और
रॉन्ग, ट्रू। कौन से कैरसेट डिक्लेरेशन देखे आपने? बिग 5 एंड UTF-8. UTF-8 is used for Indian character encoding and Big 5 is used for Chinese. Next, an unordered list can be numerical or alphabetical. False. क्या होता है इसमें unordered list में? Bullets होते हैं. How many types of bullets? 3. What are the possible values? Circle, square and disk. What is the by default value? Disk. ठीक है, समझ में आ रहा है आपका? देखो ये जो रिवीजन ले रहे हैं इसमें आपका पूरा चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज हो जा रहा है. नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन HTML5. व्हाट इज मल्टी लेवल? मीन्स व्हाट? जो हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट? लिस्ट विद इन द लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट मीन्स व्हाट? लिस्ट विद इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट. फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, अनऑर्डर के अंदर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर, या फिर कोई भी अनऑर्डर के अंदर फिर से अनऑर्डर, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो उसी नेस्टेड को और एक वर्ड क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल. आया समझ में? मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट को ही क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल. तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू. नेक्स्ट, SRC code specifies the HTML content of the page to show in the iframe. True? How many says trues? और false? बाकी के false हैं. True, 3, 4 for trues. करेक्ट है? हाँ, ट्रू है. कौन से एट्रीब्यूट से नेम बता सकते हो आप? सोर्स, SRC. हाँ, SRC, हाइट, विड्थ, अलाइन, हाँ, और हाँ नेम, और SRC डॉक. यहां पे क्या लिखा है क्या SRC कोड? कुछ पढ़ने में क्या लगा आपको? पढ़ने में क्या लगा? ट्रू लगा ना सभी को? है ऐसा कुछ SRC कोड करके कुछ था क्या? था क्या? देखो एक बार फिर से आपके नोटबुक में. अगर मुझे HTML का कंटेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था? SRC डॉक. ठीक है, 2 एट्रीब्यूट थे ना, एक था SRC और एक था SRC डॉक. सिर्फ SRC लिखा तो क्या पर्पस था इसका? आप जिस भी फाइल का कंटेंट यहां पे लोगे, जिस भी फाइल का नेम आप यहां पे दोगे, उस पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट फ्रेम के अंदर क्या होगा? डिस्प्ले होगा. बट अगर डायरेक्टली आपको HTML कोड एग्जीक्यूट करना है तो फिर हमें उसको कहां पे लिखना पड़ेगा? SRC डॉक के अंदर. SRC कोड हमने कहीं नहीं पढ़ा. आया समझ में? तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है. अभी तो ये एक ही चैप्टर है और ये बिल्ट इन क्वेश्चंस है. आपको इसी क्वेश्चंस में से नहीं आएगा 12th के लिए. सिर्फ आपके टर्म एग्जाम के लिए आप लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं. बट 12th एग्जाम के लिए आई थिंक, मुझे नाम नहीं बताते आएगा, बट नवजीवन वगैरह बाकी के जो बुक्स होते हैं ना, आप उसमें से एक IT का बुक परचेस कर लो, क्योंकि वहां पे इसमें लिमिटेड MCQs ट्रू फॉल्स दिए हैं. बट आप वो वाला बुक अगर लोगे या फिर कोई भी पब्लिकेशन का ले लो तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. मतलब एक ही क्वेश्चन है बट उसको घुमा फिरा के कैसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस उसमें ज्यादा दिए हैं. तो आप कोई भी एक जो बुक है वो परचेस कर लो, क्योंकि आपका उतना स्टडी होना चाहिए. ये तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं. हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके ईच एंड एवरी टैग के किसी भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग आ सकता है. क्लियर हो गया? ये वाला आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. समझ में आया ना क्यों फॉल्स है? SRC कोड हम लोगों ने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा है. नेक्स्ट, द कंट्रोल्स एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड टू ऐड प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम. फॉल्स. क्योंकि कंट्रोल से ये सारे डिस्प्ले होते हैं ना. अगर कंट्रोल्स डाला तो ही ये डिस्प्ले होता है, अदरवाइज फिर कुछ भी नहीं डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट, .cs इज द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल. फॉल्स. क्यों फॉल्स है?
डॉट CSS एक्सटेंशन था। और कहाँ पे यूज किया था हम लोगों ने डॉट CSS? सारी जो स्टाइल शीट है, सुनो, CSS मीन्स व्हाट? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। 3 टाइप्स देखे थे, तो तीनों को हमें एक्सटेंशन देना है डॉट CSS? नहीं, किसको देना है? सिर्फ एक्सटर्नल को। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है सिर्फ उसी को हम लोग क्या नेम देते हैं? डॉट CSS। अदरवाइज जो बाकी की 2 हैं उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे सेव करते हैं? डॉट HTML से। ये क्लियर हो गए सारे? ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए सभी को? ठीक है, नेक्स्ट, चूज द सिंगल करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब एलिमेंट का वर्ड मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट मीन्स व्हाट? टैग। डैश एलिमेंट यूज टू क्रिएट अ लिंकिंग इमेज। पढ़ लो एक बार से, देखो ये कंफ्यूजिंग होता है ना। फाइनल आंसर बता दो क्या है, चलो। मैप और यूज मैप और डी। हाउ मेनी सेज डी? यूज मैप। मैंने आपको क्वेश्चन जब बताया या फिर जब एक्सरसाइज शुरू की, मैंने उसी समय आपको क्या बताया कि एलिमेंट बोला मीन्स व्हाट? एलिमेंट मीन्स व्हाट? टैग। व्हाट इज यूज मैप? यूज मैप टैग है। क्या है? समझ में आ रहा है? कहां पे कंफ्यूजिंग पार्ट हो रहा है आपको? यूज मैप इज द एट्रीब्यूट। हम लोगों ने इमेज के साथ में लिखा था ना उसको अंदर, IMG फिर SRC फिर यूज मैप। यूज मैप इज द एट्रीब्यूट, ये टैग नेम नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैप। का करेक्ट आंसर है मैप। अब देखो आप ऑनलाइन अगर आंसर चेक करोगे तो बहुत से लोगों ने IMG भी दिया है, बट मेरे साइड से IMG ये टैग लिंकिंग के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि IMG से तो हम लोग नॉर्मल इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं ना। अगर आपको कंपलसरी इमेज को अगर लिंक करना है तो आपको वहां पे कंपलसरी कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? मैप टैग। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश टैग इज यूज टू एम्बेड ऑडियो फाइल्स ऑन द वेब पेज। हाँ, सेम। अब उसने क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूज कर दिया, एम्बेड वर्ड यूज कर दिया और नीचे एम्बेडेड टैग दे दिया। पढ़ा हम लोगों ने कोई एम्बेडेड टैग? एम्बेडेड टैग नहीं है। साउंड नेम का टैग कुछ भी नहीं है। साउंड नेम का टैग पढ़ा क्या? नहीं। वीडियो पढ़ा, बट वीडियो से क्या होगा? वीडियो ऐड होगा। क्लियर हो गया? ये वाला पेज क्लियर हो गया सभी को? क्या कौन सा पूछना था? 1 सेकेंड, कौन सा था? 33 हो गया ना? कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट इज कौन सा? अच्छा हाँ, ये यहां से, हाँ ठीक है, चलो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, अ प्रोग्रामर वांट्स टू डिफाइन द रेंज फॉर एज बिटवीन 18 to 50. He will use a form with following appropriate control. रेंज है ना, बट उसे 18 to 50 देना है, वो कैसे करेगा? रेंज अगर दे दिया, सिर्फ नॉर्मल हम लोगों ने क्या यूज किया? इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज और क्लोज कर दिया, तो क्या होगा उसका रेंज? ये बताया था मैंने आपको, 0 to 100। ये मैंने बताया था कि अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया तो उसका बाय डिफॉल्ट रेंज क्या होता है? 0 to 100। बट अगर उसे 18 to 50 यूज करना है तो फिर क्या करोगे? यस, रेंज आंसर करेक्ट है, बट इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं पूछते जा रही हूं आपको साइड बाय साइड। अगर मुझे रेंज 18 to 50 करना है, यस, 2 एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे उसके साथ में, मीन एंड मैक्स। मीन में वैल्यू क्या दे देंगे हम लोग? 18, और मैक्स में वैल्यू दे देंगे 50। तो रेंज सिर्फ कहां से कहां तक आएगा? 18 से लेकर 50 तक। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, डैश कैरेक्टर इज यूज टू क्रिएट आईडी इन CSS। आईडी के लिए क्या यूज करते हैं? हैश। एंड क्लास के लिए डॉट।
क्लास के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डॉट। नेक्स्ट, ये 1 आंसर एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट वन इज 2 आंसर एमसीक्यू। रीड द क्वेश्चन। लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट आइदर डैश लिस्ट और डैश लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर एंड अनऑर्डर, ठीक है। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन यूज किया तो इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट, image maps are of 2 types, dash and dash. Yes, client side and server side. ये मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन। एक और ध्यान में रख लो आप कि जैसे हम लोग क्लाइंट साइड के लिए यूज मैप यूज करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही सर्वर के लिए इज मैप यूज करते हैं। क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट इन केस अगर आ गया किसी को तो ठीक है। क्लाइंट साइड में हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज किया था यूज मैप ना, ठीक है, तो इसके साथ में अगर सर्वर साइड में होगा तो वहां पे यूज होता है इज मैप। नेक्स्ट, अ CSS रूल सेट कंटेन्स डैश एंड डैश। अ CSS रूल सेट कंटेन्स डैश एंड डैश, सिलेक्टर एंड, यस करेक्ट, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। देखो मैंने आपको सिंटैक्स लिख के दिखाया था, कैसे लिखते हैं? ये होता है सिलेक्टर और उसके राउंड ब्रैकेट में यहां पे क्या होता है? डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। आया समझ में? मेन CSS के 2 सेक्शंस हैं, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में फिर 2 सब पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड विथ कोलन, ठीक है, एंड मोर देन 1 प्रॉपर्टी वैल्यूज आर सेपरेटेड विथ सेमीकोलन। क्लियर है नहीं ये सारी चीजें? हाँ, तो इसके ये हो गए 2 आंसर्स। नेक्स्ट, client side image map can be created using 2 elements, dash and dash. Yes, area and map, correct है? हाँ, क्लाइंट साइड इमेज मैप के लिए हम लोग इमेज टैग भी यूज करते हैं ना, करते हैं, बट उसका नेम कैसे लिखा है वहां पे देखो, इमेज वर्ड यूज किया है ना। तो यही सारी चीजें मुझे बताना है कि आपको पढ़ाई करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। इमेज टैग के लिए हम लोगों ने पूरा वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया, हम लोगों ने क्या यूज किया था? सिर्फ IMG। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा? एरिया एंड मैप। नेक्स्ट वन, 3 करेक्ट आंसर, 3 करेक्ट आंसर। एट्रीब्यूट ऑफ एरिया टैग इज, एरिया टैग के कौन से एट्रीब्यूट्स से? href, chords एंड alt। क्लियर है? दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ href टैग। src यूज किया था? src नहीं, इंस्टेड ऑफ src हम लोगों ने क्या लिया था? href। src की जगह क्या लिया था? href। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट यूज्ड विथ iframe are src doc, name एंड src। क्लियर हो गया? फॉलोइंग आर द फॉर्म कंट्रोल्स। कौन से फॉर्म कंट्रोल्स? अब ये कैसे ढूंढोगे आप? ये प्रॉपर वैल्यूज है यानी, कहां पढ़ा था हम लोगों ने? ये कहां पे पढ़ा था? ये इनपुट टाइप इक्वल टू, है ना। हम लोग कंट्रोल कैसे डिस्प्ले कर रहे थे? अलग अलग। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, टेक्स्ट बॉक्स दिया तो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, पासवर्ड दिया तो पासवर्ड डिस्प्ले होगा, टाइप इक्वल्स टू रेडियो दिया तो फिर रेडियो डिस्प्ले होगा। तो टाइप का पॉसिबल वैल्यूज थे ना सारे के सारे, तो इसमें से कौन से सीखे हम लोगों ने?
yes, email, search and tell. These are the 3 correct options. लेबल नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है. उसके बाद वीडियो नहीं पढ़ा है, और वीडियो पढ़ा है बट वीडियो एंड ऑडियो आर द टैग्स. ये सेपरेट टैग्स हैं, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं. इनपुट टाइप इक्वल्स टू. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट यूज्ड विथ ऑडियो टैग. ऑटो प्ले, कंट्रोल्स एंड लूप. ठीक है. दीज आर द 3 attributes of audio tag. Next, CSS types are dash, dash and dash. Internal, external and inline. Next, positioning types in CSS. Static, absolute and fixed. अभी समझ में आया. जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यूज के लिए भी क्वेश्चनिंग आ सकता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज. लेफ्ट, राइट एंड नन. ठीक है. नेक्स्ट, यूएल, मैच द पेयर. यूएल, यूएल bullet. Next, use map. Use map is for client side image map. Color, yes, color जो है वो एक CSS का प्रॉपर्टी है. IMG, insert an image and input type equals to image. अगर हम लोगों ने लिया तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? एज अ सबमिट बटन. क्लियर हो गया सभी को? ठीक है. नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन हम लोग नहीं ले रहे हैं, आप लोग खुद करोगे ना सॉल्व. एज अ असाइनमेंट ये क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है. ठीक है. क्वेश्चन रीड करो. राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML विथ फॉलोइंग CSS स्पेसिफिकेशन. ये वाला स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. देखो यहाँ पे. और क्या यूज करने के लिए बोला है उन्होंने आपको? क्या यूज करने के लिए बोला है? CSS. CSS यूज करने के लिए बोला है ना. फिर देखो क्या करना है. द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी इन ग्रीन. कैसे सेट करोगे? CSS लेना है. ट्राई करोगे आप या फिर लेना है यहाँ पर? आप ट्राई कर रहे हो अभी? तुरंत ट्राई कर रहे हो क्या, या फिर घर पे ट्राई करोगे? आप ट्राई कर रहे हो अभी या फिर घर पे ट्राई करोगे? ये वाला. द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी इन ग्रीन. बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए उसका? ग्रीन. बट ये कहाँ पे लिखना है आपको? CSS के अंदर लिखना है. आ रहा है समझ में? उन्होंने CSS बोला है आपको लिखने के लिए. ठीक है. सेकेंड पुट पढ़ो. द टेक्स्ट कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी रेड. जो टेक्स्ट का, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन. उसके टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? रेड. ठीक है. नेक्स्ट, द हेडिंग शुड बी लार्ज विथ फॉन्ट कॉमिक सेंस MS. कैसे करोगे ये? अच्छा, आपको प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं? सबसे पहले वाले के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे? बैकग्राउंड कलर. सेकंड के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे? कलर. सिर्फ कलर प्रॉपर्टी. ठीक है. या फिर फॉन्ट कलर है, आई थिंक. फॉन्ट डैश कलर. ठीक है. फॉन्ट डैश कलर ये प्रॉपर्टी है. थर्ड के लिए कौन सा यूज करोगे? नहीं, प्रॉपर्टी कौन सा यूज करोगे? फॉन्ट स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन है? स्टाइल में है ना. स्टाइल में क्या दे सकते हैं आप? इटैलिक एंड बोल्ड दे सकते हैं ना. तो हमें यहां पे बोल्ड इटैलिक थोड़ी ना करना है. कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? उसके नीचे और दिखा है देखो, फॉन्ट फैमिली. ये ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है आपको? फॉन्ट फैमिली. और फॉन्ट फैमिली में हम लोगों ने नेम दिया था ना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री.
तो उस प्रॉपर्टी का नेम क्या यूज करना है आपको, फॉन्ट डैश फैमिली, और उसके आंसर में आपको क्या लिखना है, कॉमिक सेंस एमएस। क्लियर हो गया सभी को? एंड नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्प्लेड इन ब्लू कलर इन अ पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज करेंगे, पी टैग। ठीक है, और ऊपर ये जो तीनों चीजें हैं, हेडिंग, तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, H1 टैग, और H1 एंड P टैग को मुझे क्या देना है, CSS देना है। कैसे लिखेंगे CSS? ये वाली स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? हम्म, सामने वाली स्क्रीन पे जा रहा है। बताओ जल्दी से कैसे लिखना है कोडिंग। यस, CSS लिखना है मुझे। हाउ वी कैन राइट डाउन CSS? ये डॉक HTML5 है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डॉक टाइप HTML। बताओ जल्दी से, चलो कोडिंग बताओ कैसे लिखना है, आप ही बताओ, चलो मैं टाइप करती हूँ। स्टाइल लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ये ध्यान में रखना है। स्टाइल टैग कंपलसरी रिटर्न बिटवीन द हेड टैग के अंदर ही लिखना है। हम लोगों ने ले लिया, सॉरी, स्टाइल एंड एंडिंग ऑफ स्टाइल। ठीक है, यस, चलो बोलो जल्दी से। स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखना है, आप बोलोगी तो ही मैं लिखूंगी, अदरवाइज नहीं लिखूंगी। क्या लिख लेते हैं, H1। चलो बोलो इसका प्रॉपर्टीज। H1 के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज लेना था, बीजी लेंगे। बीजी कलर ये किस चीज के लिए था, बॉडी के लिए एट्रीब्यूट था। ठीक है, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर क्या था, ग्रीन। और उसका कलर क्या लेंगे, फॉन्ट कलर ऑप्शन है, फॉन्ट कलर रेड। बस आई थिंक ये दो ही प्रॉपर्टी था, और था फॉन्ट फैमिली, कॉमिक, कॉमिक सेंस एमएस। ठीक है, ये हो गया हमारा H1 का। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P टैग। पैराग्राफ को देना है ना, तो पैराग्राफ को क्या देना है, बैकग्राउंड कलर ही देना है ना उसको भी। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे हम लोगों ने लिख लिया H1, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नेम दे दिया समेज। ठीक है, और उसके बाद में पैराग्राफ दे दिया उसका, उसमें आप क्या लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। सेव कर लेते हैं। माउस भी अच्छे से नहीं चलता है इसका। कुठे माउसच दिसत नाही, मूवच होत नाहीये। हो ना, त्याच स्क्रीनवर बघतोय ना मी आता, ह्या स्क्रीनला मूव्ह होतं आणि तिथे दिसत नाही ना। वन सेकंड, माउस नाहीच आहे समोर, मूवच होत नाहीये। कुठला,
मला ह्या स्क्रीनवरती दिसलं पाहिजे हे. आता जस्ट फक्त तर बरं होतंय. हां हे बघ तिथे अप्लाय होतंय ते. मला इथे ह्या स्क्रीनवर करायचं, ह्या स्क्रीनला. इथून घेता येईल का आता? ठीक है, समझ में आ गया? आया समझ में सभी को? बट यहाँ पे सिर्फ आपको देखने जैसा क्या था कंसेप्ट, कि हमें क्या यूज करना था, स्टाइल शीट यूज करना था, CSS यूज करना था. तो हम लोगों ने स्टाइल लिखा, फिर टैग का नेम लिख दिया, फिर उसके बाद में पैराग्राफ, और नीचे जाके यहाँ पर कंटेंट लिख दिया. क्लियर हो गया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनके नेम याद करके रखना है कि किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा, किस इफेक्ट के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है. जैसे अभी आया था ना वो कॉमिक सेंस MS, तो उसके लिए कौन सा यूज करना है ये आपको याद में रखना चाहिए कि फॉन्ट फैमिली ये वाला प्रॉपर्टी वहां पे यूज होगा. नेक्स्ट, राइट HTML फाइल कोड विथ CSS. इसमें भी क्या लिखना है आपको, CSS ही लिखना है. फॉलो टू क्रिएट फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूजर. कैसे लिखोगे? फर्स्ट वाला कैसे लिखोगे? क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूजर. इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. पहले नेम के लिए क्या लोगे आप? टेक्स्ट. एज के लिए क्या लोगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यस पढ़ा था क्या? नंबर पढ़ा था ना? अगर नंबर लोगे तो इसमें कंपलसरी सिर्फ क्या एंटर होगा? नंबर. अगर टेक्स्ट डालोगे तो क्या होगा? अल्फाबेट्स भी टाइप होंगे वहां पर. बट मुझे एज लेना है तो मैंने वहां पे डायरेक्टली क्या डालना है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर. थर्ड के लिए क्या लेंगे? ईमेल. इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल. हो गया तीनों? फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, एंड थर्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल. क्लियर हो गया सभी को? सेकेंड, क्रिएट अ सबमिट बटन टू सेंड द डेटा. कैसे लेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट. सिर्फ यहां पे क्या लिखना है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट. सेकेंड भी क्लियर हो गया? थर्ड, द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल. अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया पहले वाले इसमें कि अगर उसको आपको बैकग्राउंड कलर और उसका फॉन्ट फैमिली या फिर उसका स्टाइल अलग रखना है, बोल्ड, इटैलिक, तो आप वहां पे CSS में जाके इसे कर सकते हैं. हो गए तीनों ऑप्शंस? आएगा ना आपको? मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली लिख के बता रही हूँ आपको, तो आपको खुद को एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के लाना है. इसका खुद ट्राई करो. ये तो सिर्फ मैंने क्या बताया, अंदर का शॉर्टकट बताया, बट आपको उसका पूरा जो फ्रेम है वो भी लिखते आना चाहिए. HTML स्टार्ट किया, फिर HTML के बाद में हेड, फिर हेड के अंदर स्टाइल, फिर उस स्टाइल कंप्लीट होने के बाद में हेड टैग कंप्लीट करना है, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करना है. तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको लिखते आना चाहिए. क्लियर? द लास्ट वन पॉइंट इज write HTML5 code with CSS as the following. Create ordered list with names of tourist cities. कर सकते हैं. ऑर्डर सिटीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? OL. और उसमें आपको जितना सिटीज डालना है उतने सिटीज के लिए आप LI टैग क्या करोगे? यूज करोगे. सेकेंड, क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दोज सिटीज. मीन्स व्हाट? जो सिटी है उस सिटी के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके लिए आपको अनऑर्डर्ड लेना है. तो आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? UL तो यूज करना ही है. नेस्टेड लिस्ट यूज करोगे ना? कैसे नेस्टेड लिस्ट यूज करोगे?
फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 1 2 एंड 3, सॉरी 1 फॉर एग्जाम्पल नासिक। ठीक है, अब नासिक के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको आपको कैसे देना है, अन ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर और जो कुछ भी है स्पॉट। ठीक है, फाड़के स्मारक एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे लेंगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर लिख लिया फॉर एग्जाम्पल पुणे, उसके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको आपने दे दिया फिर से अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और थर्ड जो है फिर से थर्ड सिटी और उसका टूरिस्ट प्लेसेस, ये लिख के लाना है आपको। हाँ, और लास्ट वन डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 सेक्शंस लेफ्ट एंड राइट बाय यूजिंग CSS। क्लियर हो गया? लिख के लाओगे आप ये पूरा कोडिंग? यस। तो यहाँ पर आपका ये पूरा वाला जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अच्छा, जब हम लोगों ने एक्सरसाइज लिया तो उसमें आपको समझ में आया कि जितना हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है उस चैप्टर में से जो जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कैसे आ सकता है। तो आई थिंक आपका ये टर्म एग्जाम कितने मार्क्स का है? 50। बट 50 में तो ये सारे क्वेश्चन तो इसी में 50 मार्क्स हो जाएंगे। 50 मार्क्स कवर भी नहीं होंगे बल्कि और क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ोगे ना, अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन डाला तो फिर आपको आएगा ना। हाँ, चैप्टर के अंदर से, क्योंकि इसके ऊपर पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। या फिर अभी हम लोग थोड़ा सा और जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का अगर कुछ पार्ट अगर आता है तो फिर हम लोग वो भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, माऊस परत समोरच्या स्क्रीनला मूव्ह करतोय। आज काय इश्यू येतो ह्याला? रोज तर. पण इथे माऊस दिसतच नाही ना मला। कोणता कॉर्नर? इथून घेऊ? काहीच होत नाही। बरं, उद्या ह्याची सेटिंग करून ठेवा बरं का, काहीच होत नाहीये ह्याला। मला आता ह्या स्क्रीनवरती माऊस हवाय, परत ह्या स्क्रीनवरती माऊस हवाय। आता माऊस पॉइंटर तिकडे दिसतोय। आला आला, कसा आला? आणि आता इथे आलेलं आहे। Now, the next one chapter of your syllabus is, सेकेंड चैप्टर नहीं ले रहे हम लोग, SEO हम लोग बाद में लेंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड वन चैप्टर, एडवांस जावास्क्रिप्ट।
काय विचारायचंय? का बरं? चला, हे अजून किती वेळ बाकी आहे? 9:50 झाले अजून. नाही ना, पण मग आता मला टायमिंग तसा 1.5 तासांचा अलोकेट केलेलं आहे ना. हां, 10:15 पर्यंत घेईल. ठीक आहे. नाही नाही, नवीन अजून भरपूर वेळ आहे, खूप वेळ आहे ना अजून. हे बघा, आपण आलेलो आहोत ना, मग आलेलं आहे तर त्याचा यूज झाला पाहिजे. हे बघा, जेवढा लवकर होणार तेवढे लवकर तुम्ही फ्री होऊन जाणार ना. हा, मी आधी ऍक्च्युली हा घेणारच नाही, आधी तुम्हाला थोडंसं 11चं घ्यायला लागणार आहे. ह्या चॅप्टरला रिलेटेड 11चं चॅप्टर आहे. ह्याला डायरेक्ट 11चं नाही घेतलं तर हे तुम्हाला काहीच कळणार नाही. बरं, 11चं आठवतंय काही? जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट. येस, आपण थोडं थोडं बेसिकच घेऊया, अगदी खूप डिटेलमध्ये नाही जाणार आहे. बरं, चला ऐका ऐका. ह्याचा ॲडव्हान्टेज फक्त काय आहे, 1.5 आवरचं लेक्चर घेण्याचं, की सिलेबस जो आहे ना तो लवकर कव्हर होतो. कारण ती जी लिंक आहे ना ती प्रॉपर तुम्हाला लिंक नाही तर जाण्यामध्ये येण्यामध्ये परत ते काय तुम्ही सेटिंग वगैरे करतात त्याच्यामध्ये टाइम वेस्ट होतो. आणि जर असे कंटिन्यू लेक्चर मिळाले ना, एक 16 to 17 किंवा मॅक्स टू मॅक्स 20 डेज, अगदी त्यातले ऑलरेडी 5 डेज झालेले आहेत आपले, आज 6th डे. त्यामुळे मॅक्स टू मॅक्स जर लेक्चर मिळाले ना तर तुमचा सिलेबस पटकन कव्हर होऊन जाईल. नंतर तुम्ही अभ्यासाला मोकळे. आणि जर एक्झामच्या टायमिंगला परत रिव्हिजन केल्यानंतर काय अडचण आली तर मग आपण परत एक रिव्हिजन लेक्चर्स लावूया. म्हणजे तुम्ही IT च्या लेक्चरवरने अगदी फ्री होऊन जाल. म्हणजे अगदी खूप लेंदी सिलेबस नाहीये म्हणून, बाकीचे सब्जेक्टचा खूप लेंदी सिलेबस आहे. हा सिलेबस एकदाचा कंप्लीट झाला की मग IT सब्जेक्टला तुम्हाला परत येण्याची गरज नाही, लेक्चर्स करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली फायनली फक्त रिव्हिजन लेक्चर्स घेऊया आपण. ओके, ठीक आहे. Now, the next one chapter is Advanced JavaScript. Can anyone tell me about JavaScript? What is the use of JavaScript? हम लोगों ने HTML पढ़ा. What is the use of HTML? It is used for designing the web page. Now, HTML is only used for the designing purpose. ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है. ठीक है? हाय, फोन है. HTML is only used for the designing purpose. मीन्स अगर उस पर्टिकुलर HTML का जो आउटपुट है, जो हम लोग ब्राउजर के ऊपर आउटपुट देख रहे हैं ना, उस ब्राउजर के ऊपर अगर आपको कोई चेंजेस करने ड्यूरिंग रन टाइम, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है. अभी देखो, 2 एनवायरमेंट होता है, एक कोडिंग एनवायरमेंट होता है और एक रन टाइम एनवायरमेंट होता है. अब कोडिंग एनवायरमेंट मीन्स व्हाट, जो नोटपैड पे हम लोग जहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं उसको हम लोग कोडिंग एनवायरमेंट. और जब हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो रन करने के बाद में फिर वो कहाँ पे जा रहा है, ब्राउजर के ऊपर जा रहा है ना, तो उस ब्राउजर को क्या बोलते हैं, रन एनवायरमेंट. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डायनामिक वेब पेज. JavaScript is used to create dynamic web page. Now there are two words, static and dynamic. एक जनरल मीनिंग बता सकते हो आप इसका, स्टैटिक एंड डायनेमिक का? एक जनरल मीनिंग, नॉट रिलेटेड विथ जावास्क्रिप्ट. जनरल मीनिंग क्या होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक? स्टैटिक प्रॉपर्टी पढ़ी ना अभी हम लोगों ने एक. स्टैटिक मीन्स व्हाट, फिक्स्ड. स्टैटिक मीन्स व्हाट, फिक्स्ड. जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसे बोलते हैं स्टैटिक. एंड HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ स्टैटिक वेब पेज. HTML से सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेज क्रिएट हुआ, स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स व्हाट, कि एक बार वो पेज रन हो गया, रन होने के बाद में उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. इट इज नोन एज स्टैटिक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? Dynamic means what? User can make the changes within the web page during run time. ठीक है. और
इफ यूजर वांट टू कम्युनिकेट विथ वेब पेज ड्यूरिंग रन टाइम देन वी हैव टू यूज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। किसी भी वेब पेज के साथ में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, अभी हम लोगों ने जितने भी लिए वो पूरा था नॉर्मल, सिर्फ स्टैटिक था। आप उसमें कुछ भी करो कुछ भी चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर येलो डाल दिया वो येलो ही रहेगा। आपने उसको 1000 टाइम भी रन किया उस पर्टिकुलर वेब पेज को तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? येलो रहेगा। बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलरली डिस्प्ले हो चुका है बट उसका बैकग्राउंड कलर मुझे अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज करना है, तो मैंने वहां पे बटन रख दिए अलग अलग, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्राउन एंड सो ऑन, वाइट। यूजर को लग रहा है कि मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए, तो वो आपका वेबसाइट रन हो चुका है ऑलरेडी और वो जैसे ही वो ग्रीन वाले बटन को क्लिक करेगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा? ग्रीन। अगर उसने रेड को क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड। मींस ये सारे के सारे चेंजेस कहां पे हो रहे हैं? ड्यूरिंग रन टाइम। जब आपका वेबसाइट पूरा रन हो चुका है उस समय वहां पे क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं डायनेमिक। जावा स्क्रिप्ट, उसमें से ये जो स्क्रिप्ट का पार्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये सारा पार्ट है 11th का बट 99% इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आता है 12th में। 99%। ये 11th का पार्ट है, ये अभी नहीं है आपको, बट 99% इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आएगा, घुमा फिरा के आएगा बट आएगा। There are 2 types of scripting languages, client side scripting and server side scripting. The example of client side scripting is JavaScript. ठीक है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हैं VB स्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद में ASP है, फिर C# है। ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं बट विद इन योर सिलेबस वी हैव टू लर्न JavaScript and JavaScript is the client side scripting language. JavaScript is the client side scripting language. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनिंग घुमा फिरा के आएंगे कि विच इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फिर वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको जावा लेना है, या फिर जावा इज डैश टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऐसा उल्टा पुल्टा करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 2 types of scripting languages, client side and server side. Why we have to use the scripting languages? Scripting languages is used to create a dynamic web page. What is the meaning of dynamic web page? Dynamic means what? User can interact with web page at runtime. ठीक है, और एक पर्पस इसका है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कि इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशंस, अगर आपको कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल, मैं आपको करके दिखाऊंगी, अगर आपने नॉर्मल HTML किया तो उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। मैंने अगर HTML में लिखा 2 + 3, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पेज को रन कर दिया तो जब ब्राउजर में उसका आउटपुट आएगा तो उसका आउटपुट ऐसा का ऐसा आ जाएगा 2 + 3। क्यों? क्योंकि HTML इज यूज ओनली फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, सिर्फ डिजाइनिंग करे ना, तो आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो एज इट इज वहां पे क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं एंड सो ऑन। सिर्फ डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं इसका, बट इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको यहां पर आंसर चाहिए 5, 2 + 3 का आंसर चाहिए 5, तो कंपल्सरी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड विद इन योर सिलेबस यू हैव टू लर्न द JavaScript। ठीक है, JavaScript is also used for the validation purpose. ये भी क्वेश्चनिंग आता है। JavaScript is used for validation purpose. Now, what is the meaning of validation? आप इसके नेम से बता सकते हैं। What is validation? Validation means what? अच्छा, उसके नेम से बताओ ना, क्या लग रहा है? वेरिफिकेशन, ये वैलिड है या नहीं है, इस चीज को बोलते हैं वैलिडेशन। तो JavaScript इज यूज फॉर द वैलिडेशन पर्पस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन? हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखा था, याद है ना आपको?
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट यहां से क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड वो यहां से क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है ना, ये आर्किटेक्चर याद है आपको, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन। आप क्लाइंट साइड पे बैठे, आपने जेई का फॉर्म फिलअप किया, या फिर फॉर एग्जांपल आपने आरटीओ का फॉर्म फिलअप करना है ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए, या फिर आपने वोटिंग कार्ड निकालने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना है। आप बैठे क्लाइंट साइड पे, आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल आप आरटीओ के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, तो वहां पर एज कॉलम आएगा। उस एज कॉलम में आपने वहां पर फॉर एग्जांपल वैल्यू डाल दिया 13, क्लाइंट साइड से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एज के कॉलम में आपने वैल्यू डाल दिया 13, और वो चला गया सर्वर के साइड में। अब क्या करेगा सर्वर, 13 वाले को देना है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस देना है 13 वाले को, नहीं देना है ना, तो सर्वर साइड क्या करेगा, वैलिडेशन चेक करेगा। मैं क्या बता रही हूं, पहले ये कंसेप्ट अच्छे से सुनो। सर्वर साइड क्या करेगा कि जो भी फॉर्म में डेटा आपने फिलअप करके भेजा है, वो सारा का सारा फॉर्म का डेटा एज इट इज सबमिट हो गया, कहां पे चला गया, सर्वर के साइड में। अब सर्वर सभी को तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगा, ऑब्वियसली आपका 13 एज है तो फिर आप वहां पे रिजेक्ट हो रहे हो। तो सर्वर क्या करेगा, वैलिडेशन करेगा, वो चेक करेगा कि आपने वैल्यू क्या डाल के भेजा है 13, फिर वो चेक करेगा 13 इज ग्रेटर देन और लेस देन 18। अगर लेस देन होगा तो फिर वो आपका फॉर्म क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। आपका फॉर्म फिर से कहां पर आ जाएगा, क्लाइंट साइड पे। मैंने सिर्फ ये एक ही फील्ड बताई आपको, ऐसा एक ही फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में आपने ABCD डाल के भेज दिया। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में आपने कुछ पर्टिकुलर डाल के भेज दिया, तो ये सारा क्लाइंट साइड पे आपने फिलअप कर दिया, एज इट इज सर्वर साइड पे भेज दिया, तो सर्वर साइड के ऊपर लोड बहुत आ गया। ठीक है ना, सर्वर जो सर्वर है ना वो जाम होने लगा। क्यों जाम होने लगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे क्या करना है, उसका मेन पर्पस क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर करेक्टेड फॉर्म है उस फॉर्म के लिए उसको क्या जनरेट करना है, लाइसेंस जनरेट करना है। बट वो लाइसेंस जनरेट करना तो बाजू में रह गया, और वो उसको क्या करना लग रहा है, वैलिडेशन लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्म ही करेक्ट नहीं भेजा है। तो इस चीज से क्या होता है, अगर आप ट्राई करोगे, आपने अगर ट्राई भी किया होगा, कोई भी एग्जाम का फॉर्म अगर आप लोग फिलअप कर रहे हो लास्ट टाइम पे, लास्ट डेट में, तो फिर वो सर्वर जाम होने लगता है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम वहां पे फॉर्म फिलअप करते हैं, और सर्वर का मेन जो टारगेट है कि उसे आपको हॉल टिकट देना है, तो वो तो साइड में रह गया, वो आपका सारा डेटा जो है वो वेरीफाई करने में लग गया, तो ये और ज्यादा जाम हो गया सर्वर, उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। मींस व्हाट, कि जो वैलिडेशन अभी तक सर्वर के पास में हो रहा था, वो सारा का सारा वैलिडेशन कहां पे हो जाना चाहिए, क्लाइंट के साइड में हो जाना चाहिए, और जो एक परफेक्ट फॉर्म है वो परफेक्ट फॉर्म ही सिर्फ कहां पे जाएगा, आपके सर्वर के पास में। मींस जब आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे, जब तक आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कंट्रोल देख लिया, एडवांस कंट्रोल देखे 12th के सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर में देखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या, ईमेल। अगर ईमेल डाला है तो वहां पे आपको पूरा ईमेल के फॉर्मेट में ही एंटर करना पड़ेगा। अगर इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या एंटर करना पड़ेगा, नंबर ही। तो कुछ बेसिक वैलिडेशंस जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बेसिक वैलिडेशन पढ़ लिए ना हम लोगों ने, कि अगर वो वैलिड होगा तो ही फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, 4 to 5 पॉइंट्स। 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, क्लाइंट साइड एंड स्क्रिप्ट साइड। JavaScript is a client side scripting language. Scripting language is used for creating a dynamic web page, and it is also used for the validation purpose. पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। बोर नहीं होगा, मैं आपको एक सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाती हूँ सिर्फ।
ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पर मेन हाउ वी कैन राइट। मैंने ये नॉर्मल कंटेंट लिखा है और यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने लिखा एडिशन ऑफ 3+4। ठीक है, चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने लिखा एडिशन ऑफ 3+4, क्या आ गया, एडिशन ऑफ 3+4 मीन्स व्हाट कि HTML जो है वो क्या करेगा, स्टैटिक पेज डिजाइन करेगा, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट इफ वी वांट टू ऐड some calculations, then for that purpose we have to use the scripting language, and to add the scripting language compulsory we have to write the script tag, starting of script tag and ending of script tag. And where we have to write down the script tag is compulsory return between the head section, or it will also return between the body section. क्या बताया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन के लिए कोई भी MCQ पूछ सकते हैं। वेयर वी हैव टू राइट डाउन द स्क्रिप्ट टैग वी हैव टू रिटर्न बिटवीन द हेड सेक्शन, और वी विल ऑल्सो रिटर्न दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टैग बिटवीन द बॉडी सेक्शन। हम लोगों ने स्टाइल टैग लिखा था, स्टाइल टैग सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा था, हेड के अंदर, बॉडी के अंदर लिखा था नहीं। तो स्क्रिप्ट टैग ये 2 टाइप्स का होता है, एक हेड सेक्शन के अंदर एंड बॉडी सेक्शन के अंदर। अब अगर दोनों में लिख सकते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो व्हेन वी हैव टू राइट द स्क्रिप्ट टैग बिटवीन द हेड सेक्शन, तो जैसे ही आपका वेब पेज लोड होगा एट दैट टाइम वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बॉडी में कब होगा, जब आपका पूरा वेब पेज लोड हो जाएगा फाइनली, और उसके बाद जब आपका बॉडी का सेक्शन स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, एट दैट टाइम वो क्या होगा, लोड होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे लिखना है ये समझ में आया, स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग एंड एंडिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग। दिस स्क्रिप्ट टैग हैविंग वन एट्रीब्यूट नेम्ड एज लैंग्वेज। लैंग्वेज इक्वल्स टू, ये आपको कंपलसरी स्पेसिफाई करना है। आपके 12th में सिलेबस में हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। आप इसको डबल कोट में लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। आया समझ में, सेव। ऐसे हमें लिखना है जावा स्क्रिप्ट। अभी मैं बाकी के प्रोग्राम्स नहीं बता रही हूं आपको, सिर्फ बेसिक चीजें बता रही हूं। यहाँ पर VB स्क्रिप्ट भी होता है, अगर VB में लिखना है आपको तो आप यहाँ पे VB स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसलिए आप कौन सा लैंग्वेज यूज करें, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये वाला क्वेश्चनिंग आता है कि विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द लैंग्वेज, तो उसके लिए एट्रीब्यूट नेम क्या है, लैंग्वेज। ओके चलो ठीक है, क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड करें, टिफिन खाना है।